नमस्कार, मैं रमाकांत गंजेश्वर इस पाठ्यक्रम का सह समन्वयक और सहायक प्राध्यापक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई आपका फिर इस पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम जानते हैं कि हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यही कठिनाई को निपटने के लिए यह माध्यम तैयार किया गया है। हम कंपाइलर के सभी चरणों को जानते हैं, जैसे कि शब्दावली विश्लेषण, वाक्य विन्यास विश्लेषण, शब्दार्थ विश्लेषण, कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट कोड जनरेशन। ये सभी कंपाइलर के प्रमुख चरण हैं। इन सभी चरणों का सबका अपना अपना विशेष कार्य है और सभी चरण का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सभी चरणों का कार्य हमारी भाषा को कंप्यूटर को समझाने में अपना विशेष भूमिका निभाता है। आज की शीर्षक सीमित स्वचालन के साथ शब्दावली विश्लेषण में हम शब्दावली विश्लेषण के बारे में जानेंगे कि सीमित स्वचालन के साथ शब्दावली विश्लेषण कैसे कार्य करता है, उसका कार्य क्या होता है और इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या नुकसान हैं, और जानेंगे कि शब्दावली विश्लेषण में सीमित स्वचालन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है और उसको कैसे परिवर्तित किया जाता है। शब्दावली विश्लेषण के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में जो हमें शब्दावली विश्लेषण को समझाने में मदद करेगा, जैसे कि टोकन, लेक्सिम, पैटर्न इत्यादि। टोकन वर्णों का एक क्रम होता है जिसे प्रोग्रामिंग भाषाओं के व्याकरण में एक इकाई के रूप में माना जाता है। टोकन के उदाहरण हैं टोकन के प्रकार, आइडेंटिफायर जिसे हम हिंदी में अभिज्ञापक कहते हैं, संख्या, वास्तविक नंबर इत्यादि। विराम टोकन्स, इफ, वॉइड, रिटर्न, ये अंग्रेजी के फंक्शंस होते हैं। वर्णानुक्रमिक टोकन जो हम शब्द यूज़ करते हैं, कीवर्ड्स यूज़ करते हैं इत्यादि। कुछ टोकन्स नहीं होते हैं, जैसे कि टिप्पणियाँ या कमेंट्स, रिक्त स्थान या ब्लैंक स्पेस, नई लाइन्स, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव, मार्कोस इत्यादि। देखते हैं लेक्सिम। संबंधित टोकन बनाने के लिए पैटर्न द्वारा मिलाए गए वर्णों का अनुक्रम या एकल टोकन को शामिल करने वाले इनपुट वर्णों का अनुक्रम लेक्सिम कहलाता है। जैसे कि उदाहरण है फ्लोट, आई एम दिस, बराबर, ऋण, 273, कॉलन। ये सब को हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ये सब लेक्सिम कहलाता है। अब देखते हैं पैटर्न्स। पैटर्न बताता है कि टोकन क्या हो सकता है और इस पैटर्न को नियमित अभिव्यक्तियों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा में कीवर्ड, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग, संख्या, ऑपरेटर और विराम चिन्ह को टोकन माना जाता है और इनसे बने जो शब्द को पैटर्न्स कहा जाता है। अब जानते हैं शब्दावली विश्लेषण के बारे में। शब्दावली विश्लेषण कंपाइलर का प्रथम चरण होता है, जिसे स्कैनर भी कहा जाता है। यह हाई लेवल इनपुट प्रोग्राम को टोकन के अनुक्रम में परिवर्तित करता है। शब्दावली विश्लेषण को नियतात्मक सीमित स्वचालन के साथ क्रियान्वित किया जा सकता है। टोकनों का एक अनुक्रम
आउटपुट होता है जिसे वाक्य विन्यास विश्लेषण के लिए पार्सर को भेजा जाता है। शब्दावली विश्लेषण का कार्य 5 चरणों में होता है। इसका पहला चरण होता है इनपुट प्री प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशन, टोकन वर्गीकरण, टोकन सत्यापन, आउटपुट जनरेशन। अब देखते हैं इनपुट प्री प्रोसेसिंग को। इनपुट प्री प्रोसेसिंग में इनपुट टेक्स्ट को साफ करना और उसे शब्दावली विश्लेषण के लिए तैयार करना शामिल है। इसमें इनपुट टेक्स्ट से टिप्पणियाँ, रिक्त स्थान और अन्य गैर आवश्यक वर्णों को हटाना शामिल होता है। दूसरा प्रोसेस होता है टोकनाइजेशन। यह इनपुट टेक्स्ट को टोकन के अनुक्रम में तोड़ने की प्रक्रिया है। यह आमतौर पर इनपुट टेक्स्ट में मौजूद अक्षरों को पैटर्न या रेगुलर एक्सप्रेशन के सेट से मिलान करके किया जाता है, जो अलग अलग तरह के टोकन को परिभाषित करते हैं। तीसरा चरण होता है टोकन वर्गीकरण। टोकन वर्गीकरण में लेक्सर प्रत्येक टोकन का प्रकार निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए एक प्रोग्रामिंग भाषा में लेक्सर कीवर्ड, पहचानकर्ता, ऑपरेटर और विराम चिन्हों को अलग अलग टोकन प्रकारों के रूप में वर्गीकृत कर सकता है। अगला चरण होता है टोकन सत्यापन करने का, जिसे टोकन सत्यापन बोलते हैं। इस चरण में शब्दावली विश्लेषण जांचता है कि प्रत्येक टोकन प्रोग्रामिंग भाषा के नियमों के अनुसार वैध है। उदाहरण के लिए यह जांच सकता है कि कोई चर नाम वैध पहचान करता है या नहीं, या ऑपरेटर का सिंटैक्स सही है या नहीं। अगला चरण होता है आउटपुट जनरेशन का। यह अंतिम चरण भी होता है। इस अंतिम चरण में लेक्सर लेक्सिकल विश्लेषण प्रक्रिया का आउटपुट जनरेट करता है, जो आमतौर पर टोकन की एक सूची होती है। टोकन की इस सूची को फिर संकलन या व्याख्या के लिए भेजा जा सकता है। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं शब्दावली विश्लेषण का। हम अंग्रेजी के एक कथन x बराबर y धन z को शब्दावली विश्लेषण से पास करते हैं, तब हमें इस तरीका का टोकन उत्पन्न करता है id बराबर id धन id। यहाँ id का मतलब है आइडेंटिफायर, पहचानकर्ता से है। इस तरीके से टोकन्स को वो अलग कर देता है और टोकन की संख्या होगी 5। दूसरा उदाहरण देखते हैं शब्दावली विश्लेषण का। हम एक अंग्रेजी के एक प्रोग्राम को शब्दावली विश्लेषण से पास करते हैं, तो हमें इस तरह का टोकन उत्पन्न करेगा 18। शब्दावली विश्लेषण के कुछ लाभ होते हैं, देखते हैं उसे। पहला होता है पार्सिंग को सरल बनाता है। स्रोत कोड को टोकन में तोड़ना कंप्यूटर के लिए कोड को समझना और उसके साथ काम करना आसान बनाता है। इससे कंपाइलर या इंटरप्रेटर जैसे प्रोग्राम को यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कोड को क्या करना चाहिए, जैसे कि यह एक
बड़ी पहेली को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने जैसा है, जिससे इसे एक साथ रखना और हल करना आसान हो जाता है। दूसरा होता है त्रुटि का पता लगाना। लेक्सिकल विश्लेषण संकलन प्रक्रिया में आरंभ में ही गलत वर्तनी वाले कीवर्ड या अपरिभाषित प्रतीकों जैसे लेक्सिकल त्रुटियों का पता लगा लेगा। यह त्रुटियों को बाद में पहचान कर कंपाइलर या इंटरप्रेटर की समग्र दक्षता में सुधार करने में मदद करता है। और अगला जो होता है दक्षता। एक बार स्रोत कोड को टोकन में बदल दिया जाता है तो संकलन या व्याख्या के बाद के चरण अधिक कुशलता से संचालित हो सकते हैं। टोकन युक्त इनपुट के साथ काम करते समय पार्सिंग और वाक्य विन्यास विश्लेषण तेज और अधिक सुव्यवस्थित हो जाते हैं। शब्दावली विश्लेषण के अगर लाभ होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। आइए देखते हैं शब्दावली विश्लेषण का नुकसान। पहला होता है इसमें सीमित संदर्भ। लेक्सिकल विश्लेषण व्यक्तिगत टोकन के आधार पर संचालित होता है और कोड के समग्र संदर्भ पर विचार नहीं करता है। यह कभी कभी कोड के इच्छित अर्थ की अस्पष्टता या गलत व्याख्या का कारण बन सकता है, खासकर जटिल वाक्य विन्यास या शब्दार्थ वाली भाषाओं में। उसके बाद होता है ओवरहेड। हालांकि संकलन या व्याख्या प्रक्रिया के लिए लेक्सिकल विश्लेषण आवश्यक है, लेकिन यह ओवरहेड की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। स्रोत कोड को टोकनाइज करने के लिए अतिरिक्त कंप्यूटेशनल संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो संकलक या इंटरप्रेटर के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। और एक होती है डीबगिंग चुनौतियाँ। विश्लेषण चरण के दौरान पाई गई शाब्दिक त्रुटियाँ हमेशा मूल स्रोत कोड में उनकी उत्पत्ति के स्पष्ट संकेत नहीं दे सकती है। ऐसी त्रुटियों को डीबग करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर वे शाब्दिक विश्लेषण में सूक्ष्म गलतियों के परिणाम स्वरूप होती है। जैसा कि हमने देखा शाब्दिक विश्लेषण क्या होता है, कैसे कार्य करता है, उसी प्रकार हम जानेंगे सीमित स्वचालन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और यह शाब्दिक विश्लेषण के साथ कैसे कार्य करता है। अब देखते हैं सीमित स्वचालन, जिसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं अंग्रेजी में। सीमित स्वचालन पैटर्न को समझाने के लिए एक सरल मशीन है। सीमित स्वचालन को स्टेट्स मशीन या फाइनाइट स्टेट मशीन, शॉर्टकट में कैपिटल FSM भी कहते हैं। यह एक गणितीय मॉडल है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोग्राम तथा क्रमबद्ध लॉजिक सर्किटों को डिजाइन करने में किया जाता है। वह स्वचालन जिसमें स्टेट्स की संख्या सीमित होती है उसे फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। सीमित स्वचालन। एक सीमित स्वचालन में 5 टपल्स होते हैं जिसको हम इस चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल Q, सिग्मा, स्मॉल q, कैपिटल F, डेल्टा। यह मशीन का सामान्य विशेषता होता है।
जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर Q होता है, यह स्टेट्स का सीमित समूह होता है और सिग्मा चिन्ह यह इनपुट चिन्ह का समूह होता है। और अंग्रेजी के छोटे अक्षर Q यह शुरू का स्टेट होता है, यहाँ से स्वचालन शुरू होता है। कैपिटल F यह अंतिम स्टेट्स का समूह होता है और डेल्टा यह ट्रांजिशन फंक्शन होता है। सीमित स्वचालन के दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है नियतात्मक सीमित स्वचालन, दूसरा जो होता है अनियतात्मक सीमित स्वचालन। नियतात्मक सीमित स्वचालन को अंग्रेजी में डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। नियतात्मक सीमित स्वचालन में एक विशेष इनपुट कैरेक्टर के लिए मशीन केवल एक स्टेट में जाती है। एक ट्रांजिशन फंक्शन सभी इनपुट सिंबल के लिए सभी स्टेट पर डिफाइन होते हैं। इसके अलावा नियतात्मक सीमित स्वचालन में निरंक या नल के साथ स्टेट परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होती है। अर्थात नियतात्मक सीमित स्वचालन किसी भी इनपुट कैरेक्टर के बिना स्टेज चेंज नहीं कर सकती है। नियतात्मक सीमित स्वचालन को 5 टपल्स में प्रदर्शित करते हैं सीमित स्वचालन की तरह। इसमें Q यह स्टेट्स का सीमित समूह होता है। सिग्मा चिन्ह यह इनपुट सिंबल का समूह होता है। छोटा Q यह शुरुआत का प्रथम स्टेट होता है। कैपिटल F यह फाइनल स्टेट का समूह होता है और डेल्टा चिन्ह यह ट्रांजिशन फंक्शन होता है, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यहाँ चित्र में Q0 शुरुआत का स्टेट्स है और Q1 अंतिम स्टेट है। अंतिम स्टेट को हमेशा 2 गोले से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ इस डायग्राम का या चित्र का सामान्य विशेषता निम्नलिखित है। कैपिटल Q पीछे दिए गए चित्र में Q0, Q1, Q2 इसका स्टेट है। इनपुट चिन्ह इसमें इनपुट 0 और 1 है। शुरू का स्टेट जिसको हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 हमारा शुरुआती स्टेट है और अंतिम स्टेट Q2 है, जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा जो कि ट्रांजिशन को प्रदर्शित करता है, उसे हम निम्नानुसार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि Q0 0 के साथ Q1 में स्टेट में जाता है। Q1 1 इनपुट के साथ में Q2 स्टेट में जाता है। हम उन टपल्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं जो एक या उससे अधिक हो। दूसरा होता है अनियतात्मक सीमित स्वचालन। अनियतात्मक सीमित स्वचालन को अंग्रेजी में नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। अनियतात्मक सीमित स्वचालन नियतात्मक सीमित स्वचालन की तरह ही होता है, परंतु इसके कुछ अतिरिक्त विशेषताएं होती है। जैसे कि नल के साथ चलना अलाउ होता है, अर्थात यह चिन्ह को बिना पढ़े आगे चल सकता है। अनियतात्मक सीमित स्वचालन में किसी एक विशेष इनपुट के लिए मशीन किसी भी स्टेट में
जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो उस अनंतिम स्टेट को हम पहचान नहीं सकते जिसमें मशीन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चलता है, क्योंकि वह किसी भी स्टेट में जा सकता है। अनियतात्मक सीमित स्वचालन की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं होती है, फिर भी कोई पावर नहीं जुड़ता है। अनियतात्मक सीमित स्वचालन और सीमित स्वचालन में सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन का सिर्फ अंतर होता है, बाकी सब नियतात्मक सीमित स्वचालन की तरह होता है। इसका ट्रांजिशन फंक्शन को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। दिखाए गए चित्र अनियतात्मक सीमित स्वचालन है। इसमें अगर हम रिप्रेजेंट करें या प्रदर्शित करें तो कैपिटल Q, इसमें हम इसके चारों स्टेट A, B, C, D को प्रदर्शित करते हैं। इसमें इनपुट चिन्ह में सिग्मा में हमारा यहाँ इनपुट 0 और 1 है। हमारा शुरुआती स्टेट A है, इसलिए हम इसे Q से प्रदर्शित किए हैं। हमारा अंतिम स्टेट कैपिटल D है, इसलिए इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित किए हैं। और इसके ट्रांजिशन फंक्शन को हम कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि A, स्टेट A 0 इनपुट के साथ और 1 इनपुट के साथ A में जा रहा है, तो ये हो गया। उसके बाद A स्टेट 0 के साथ A में जा रहा है। हमारा स्टेट A 1 इनपुट के साथ स्टेट B में जा रहा है। हमारा स्टेट B 0 इनपुट के साथ D में जा रहा है। हमारा स्टेट C 1 इनपुट के साथ D में जा रहा है। हमारा स्टेट D 0 और 1 के साथ D में जा रहा है। हम उन टपल्स को कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं जो एक या उससे अधिक हो। मुख्यतः अनियतात्मक सीमित स्वचालन में ट्रांजिशन फंक्शन का ही अंतर पाया जाता है। NFA में यदि एक इनपुट स्ट्रिंग के लिए कोई भी पाथ एक फाइनल स्टेट की ओर जाता है तो इनपुट स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अनियतात्मक सीमित स्वचालन, उदाहरण के लिए ऊपर वाले चित्र में अगर 00 तथा 11 को किसी भी बाइनरी स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग होती है तो उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब देखते हैं नियतात्मक सीमित स्वचालन व अनियतात्मक सीमित स्वचालन दोनों को में क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक नियतात्मक सीमित स्वचालन अनियतात्मक सीमित स्वचालन हो सकता है, परंतु नियतात्मक सीमित स्वचालन अनियतात्मक सीमित स्वचालन नहीं हो सकता। नियतात्मक सीमित स्वचालन तथा अनियतात्मक सीमित स्वचालन दोनों के पास समान पावर होता है और प्रत्येक अनियतात्मक सीमित स्वचालन का नियतात्मक सीमित स्वचालन में ट्रांसलेट हो सकता है। दोनों स्वचालन में बहुत सारे अंतिम स्टेट हो सकते हैं। नियतात्मक सीमित स्वचालन का प्रयोग कंपाइलर में शाब्दिक विश्लेषण के लिए किया जाता है। नियतात्मक सीमित स्वचालन में बैक ट्रैकिंग संभव होती है, जबकि अनियतात्मक सीमित स्वचालन में बैक ट्रैकिंग हमेशा संभव नहीं होती है। नियतात्मक सीमित स्वचालन में स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जबकि अनियतात्मक सीमित स्वचालन में कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। अनियतात्मक सीमित स्वचालन से नियतात्मक सीमित स्वचालन में परिवर्तन।
नियतात्मक सीमित स्वचालन में किसी दिए गए इनपुट सिंबल पर किसी दिए गए स्टेट से शून्य, एक या एक से अधिक चाल हो सकती है। अनियतात्मक सीमित स्वचालन में शून्य चालें बिना इनपुट सिंबल वाली चीज़ें भी हो सकती है। दूसरी ओर नियतात्मक सीमित स्वचालन में किसी दिए गए इनपुट सिंबल पर किसी दिए गए स्टेट से केवल एक चाल होती है। अब देखते हैं अनियतात्मक सीमित स्वचालन से नियतात्मक सीमित स्वचालन में परिवर्तन के चरण। चरण 1, दिए गए अनियतात्मक सीमित स्वचालन को उसके समतुल्य ट्रांजिशन तालिका में बदलें। अनियतात्मक सीमित स्वचालन को उसके समतुल्य ट्रांजिशन टेबल में बदलने के लिए हमें सभी अवस्थाओं, इनपुट प्रतीकों और ट्रांजैक्शन नियमों को सूचीबद्ध करना होगा। संक्रमण या ट्रांजैक्शन नियमों को एक मैट्रिक्स के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पंक्तियाँ सामान्य अवस्था को दर्शाती है, स्तंभ इनपुट प्रतीक को दर्शाते हैं। चरण 2, नियतात्मक सीमित स्वचालन की आरंभिक स्थिति बनाएं। नियतात्मक सीमित स्वचालन की आरंभिक स्थिति अनियतात्मक सीमित स्वचालन में सभी संभावित आरंभिक स्थितियों का समूह है। इस समूह को अनियतात्मक सीमित स्वचालन की आरंभिक स्थिति का एप्सिलॉन क्लोजर कहा जाता है। एप्सिलॉन क्लोजर उन सभी स्थितियों का समूह है जिन तक एप्सिलॉन ट्रांजैक्शन का अनुसरण करके आरंभिक स्थिति से पहुंचा जा सकता है। चरण 3, नियतात्मक सीमित स्वचालन की संक्रमण तालिका अनियतात्मक सीमित स्वचालन की संक्रमण तालिका के समान है, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं के बजाय पंक्तियाँ और स्तंभ अवस्थाओं के सेट को दर्शाते हैं। प्रत्येक इनपुट प्रतीक के लिए ट्रांजिशन तालिका में संबंधित सेल में अनियतात्मक सीमित स्वचालन की ट्रांजिशन तालिका में ट्रांजिशन नियमों का पालन करके प्राप्त अवस्थाओं के सेट का एप्सिलॉन क्लोजर होता है। चरण 4, नियतात्मक सीमित स्वचालन की अंतिम अवस्थाएं बनाएं। नियतात्मक सीमित स्वचालन की अंतिम अवस्थाओं का वह समूह होती है जिसमें अनियतात्मक सीमित स्वचालन की कम से कम एक अंतिम अवस्था शामिल होती है। चरण 5, नियतात्मक सीमित स्वचालन को सरल बनाएं। पिछले चरणों में प्राप्त नियतात्मक सीमित स्वचालन में अनावश्यक स्थितियां और ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अनियतात्मक सीमित स्वचालन को सरल बनाने के लिए हम निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। पहुंच से बाहर की स्थितियों को हटाएं। जिन स्थितियों तक आरंभिक स्थिति से नहीं पहुंचा जा सकता उन्हें नियतात्मक सीमित स्वचालन से हटाया जा सकता है। डेड अवस्थाओं को हटाएं। ऐसी अवस्थाएं जो अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंच सकती उन्हें नियतात्मक सीमित स्वचालन से हटाया जा सकता है। समतुल्य अवस्थाओं का विलय। ऐसी अवस्थाओं को जिनमें सभी इनपुट प्रतीकों के लिए समान ट्रांजिशन नियम हो एकल अवस्था में विलय किया जा सकता है। चरण 6, चरण 3 से 5 को तब तक दोहराएं जब तक कि आगे कोई सरलीकरण संभव न हो जाए। नियतात्मक सीमित स्वचालन को सरल बनाने के बाद हम चरण 3 से 5 को तब तक दोहराते हैं जब तक कि कोई आगे सरलीकरण संभव न हो जाए। प्राप्त अंतिम नियतात्मक सीमित स्वचालन दिए गए अनियतात्मक सीमित स्वचालन के बराबर न्यूनतम नियतात्मक सीमित स्वचालन है। हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, अनियतात्मक सीमित स्वचालन के लिए विभिन्न पैरामीटर निम्नलिखित हैं। इसमें कैपिटल Q है, Q0, Q1, Q2 ये हमारे स्टेट से हैं। इनपुट सिंबल A और B है। कैपिटल F बराबर Q2 ये हमारा Q2 हमारा अंतिम स्टेट है। उसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल बना हुआ है। मैं आपको बताए हुए चरणों को हम ध्यान देंगे,
उस तरीके से इसको हम परिवर्तित करते हैं। चरण 1 में हम Q की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। चरण 2 में Q हमारी प्रारंभिक चरण होता है। उसके बाद चरण 3 में प्रत्येक अवस्था के लिए, प्रत्येक इनपुट प्रतीक के लिए अवस्थाएं ज्ञात करते हैं। वर्तमान में Q डैश में अवस्था Q0 है। अनियतात्मक सीमित स्वचालन के ट्रांजिशन फंक्शन का उपयोग करके इनपुट का प्रतीक A और B पर चालें Q0 से चालें ज्ञात करते हैं और नियतात्मक सीमित स्वचालन की ट्रांजिशन टेबल को अपडेट करते हैं, जिसका ट्रांजिशन टेबल ये है। अब हम Q0 Q1 को एकल अवस्था माना जाएगा, चूँकि इसकी प्रविष्टि Q1 में नहीं है। इसे Q डैश में जोड़ते हैं तो Q डैश में Q0 एक स्टेट हो गया है, एक और नया स्टेट बन जाता है Q0 और Q1। अब विभिन्न इनपुट प्रतीकों पर अवस्था Q0 Q1 से चालें नियतात्मक सीमित स्वचालन की संक्रमण तालिका में मौजूद नहीं है। अब हम इसकी गणना कुछ इस प्रकार करते हैं। गणना करने के बाद नियतात्मक सीमित स्वचालन की ट्रांजिशन टेबल को अपडेट करेंगे। ट्रांजिशन टेबल इस प्रकार से हैं। उसके बाद अब Q0 Q2 को एकल अवस्था में माना जाएगा, क्योंकि इसकी प्रविष्टि Q डैश में नहीं है। अब इसे Q डैश में जोड़ते हैं तो Q डैश बराबर होता है Q0 हमारे एक पहले से स्टेट है, Q0 Q1 एक नया स्टेट होता है, उसके बाद एक और नया स्टेट आ जाता है Q0 Q2। अब विभिन्न इनपुट प्रतीकों पर अवस्था Q0 Q2 से चालें नियतात्मक सीमित स्वचालन की संक्रमण तालिका में मौजूद नहीं है। हम इसकी गणना कुछ इस प्रकार करते हैं। अब हम नियतात्मक सीमित स्वचालन की ट्रांजिशन टेबल को अपडेट करते हैं। उसका ट्रांजिशन टेबल कुछ इस प्रकार है। क्योंकि कोई नई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए हमने रूपांतरण पूरा कर लिया है। नियतात्मक सीमित स्वचालन की अंतिम स्थिति वह स्थिति होगी जिसका घटक Q2 है, अर्थात Q0 Q2 अंतिम स्थिति होगी। अब इसके लिए विभिन्न पैरामीटर निम्नलिखित है। अंतिम स्थिति को हम 2 गोले से प्रेजेंट करते हैं और नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है। यह सीमित स्वचालन का चित्र है। धन्यवाद।